नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये एनसीईआरटी का महासंग्राम है और इस महासंग्राम में कक्षा 8 की अध्याय 5 जब जनता बगावत करती है और 1857 और उसके बाद का समय का शुरू होगा। इसी लेक्चर को हम लोग शुरू करेंगे आज के क्लास में। लेकिन इससे पहले एक बात बता दूं कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए। इससे ये होगा मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पे ऑटोमेटिक आता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि मैं बता देता हूं कि जब भी हम लोग कोई भी चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़ते हैं तो उससे पहले अभ्यास प्रश्न को एक बार देख लेते हैं कि आखिर हमें कौन कौन से प्रश्न को सॉल्व करना है, ताकि जब लेक्चर स्टार्ट हो जाए तो आपको समझ में आ जाए अच्छा इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसका क्वेश्चन पूछा गया है और आपको आसानी भी हो। और साथ साथ में दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए कि प्लीज पीडीएफ में मुझे आंसर लिख के दीजिए। एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है वो क्या है कि कभी भी आप क्या करते हैं कि अगर आज आपका कॉपी चेक कर दिए तो फिर क्या करते हैं कि अगली बार फिर से कहते हैं सर कॉपी चेक कर दीजिए। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपका काम है लिख के देना और चेक करना मेरा है। जो भी प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा उसको समाप्त करने में कम से कम 10 से 15 दिन लग जाएगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में आप समाप्त कर देंगे। और आपसे पहले बहुत सारी आपके भाई बहनों का कॉपी रहता है, क्या मैं सिर्फ आप ही का चेक करूं बाकी का छोड़ दूं? तनिक सोच के देखिए, एक कॉपी तो मेरे पास आता नहीं है और कॉपी सबका चेक करना होता, तो मैं चेक करूंगा, आप अपना धर्म निभाइए, कंटिन्यू लिखते जाइए। चलिए अभ्यास प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद जो है इस अध्याय को शुरू करेंगे। सबसे पहले जो है आप देखिए, फिर से याद करें। आइए सबसे पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेज ने ऐसा क्या मांग की थी जिससे अंग्रेज ने ठुकरा दिया था? इसको जो है आपको 100 शब्दों में लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था? इसको सिर्फ 50 शब्दों में लिख के आपको हमको दिखाना होगा। तीसरा क्वेश्चन, सिपाहियों को नए कारतूस पर क्यों एतराज था? इसको जो है 50 शब्दों में ही लिख के आपको दिखाना होगा। और चौथा क्वेश्चन, अंतिम मुगल बादशाह ने अपनी आखिरी साल किस तरीके से बिताए थे? इसको भी आपको 50 शब्दों में ही लिख के दिखा देना होगा हमको। आइए विचार करते हैं। तो चलिए आप भी विचार कीजिए 5वां नंबर क्वेश्चन पे। मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासक के आत्मविश्वास का क्या कारण था? इसको आपको 100 शब्दों में लिख के दिखाना होगा। छठा क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट बने थे के द्वारा विद्रोहियों को समर्थन देने से जनता और राज परिवार पर क्या असर पड़ा था? इसको भी 100 शब्दों में लिख के आपको हमको दिखाना होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेज ने क्या किया था? इसको सिर्फ 50 शब्दों में लिख के मुझे दिखाना होगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का जो है, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों के अपनी जो नीतियां थी वो किस तरीके से बदली थी? इसको 100 शब्दों में लिखना होगा। जब 1857 के फलस्वरूप मतलब समाप्त हो गया, उसके बाद इसकी नीतियां कैसे बदली वो बताना है। यानी कि आज का सेशन जो चलने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चलेगा। आज आप इसको ध्यान से और समझ के आपको पढ़ना होगा। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना क्या है? जब जनता बगावत करती है, यानी कि जब जनता आंदोलन करती है, जब जनता अपनी रियल ताकत पे उतर जाती है तब, और उसके बाद 1857 और उसके बाद का समय। 1857 में क्या हुआ था वो देखेंगे और उसके बाद वाला समय वो देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा झलक पीछे वाले में देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में आपको हमने क्या बताया था? मुंडा के बारे में बताया था, किस तरीके से जो है ये सारे के सारे लोग आदिवासी को किस तरीके से परेशान कर रहे थे। आदिवासी अपनी जिंदगी जो है जंगलों में जीवन यापन करते थे। उसके बाद धीरे धीरे जो है मुंडा का उदय होता है। मुंडा जो है अपने आप को भगवान समर्पित कर देता है, सब कुछ करता है, लोगों को एक विश्वास बढ़ जाता है कि मुंडा, बिरसा मुंडा जो है हमारे लिए भगवान है, ऐसे से करना शुरू हो जाता है। उसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं, इनके इलाका में आना शुरू करते हैं और इनसे भी राजस्व की प्राप्ति करने के लिए जो है अलग अलग तरीके का चाल चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनका चाल कहीं ना कहीं जो है सही तरीके से नहीं हो पाता है और आगे चल के जो है जनजातीय विद्रोह होता है। और यह विद्रोह, अलग बात है कि असफल हो गया, तो असफल भी नहीं कर सकते हैं बल्कि इसको दबाया गया था। ध्यान रखिएगा, जो भी जनजातीय 1857 की क्रांति से पहले जो भी क्रांति हुई थी वो असफल नहीं है। उसको असफल आप नहीं लिख सकते हैं, उसको ये लिखिएगा कि उसे दबाया जाता था। और ये भी क्रांति उसी तरीके से दब गई, लेकिन अंग्रेज सरकार की जो है सांसें फूल गई थी। उन्हें समझ में आ गया था कि हम किसी भी तरीके से
किसी भी क्षेत्र में शासन नहीं कर सकते हैं, बल्कि वहां जब तक ताकत नहीं लगा सकते हैं, जब तक वहां की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीति को नहीं समझेंगे, तब तक वहां हम शासन बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। यही कहानी पीछे की थी। अब यहां के बाद जो है 1857 की बगावत होगी, उसी को देखेंगे, नीतियां और लोग। चलिए, ये तो आपको बता ही दिए। नवाबों की थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि कई बार शिकायत होती है कि सर बड़ा नहीं करते हैं तो आपको मुझे जो है साफ से दिखता नहीं है स्क्रीन पे। तो आपको बता दूं, जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि साफ से स्क्रीन पे नहीं दिखता है, आप सामने में जाइए, 3 डॉट है सबसे कॉर्नर में, वीडियो स्टार्ट करते कॉर्नर में 3 डॉट है, उस पर क्लिक कीजिए और अपना रेजुलेशन को बढ़ा दीजिए। 360 होगा या 144p पे चल रहा होगा, इसलिए आपको साफ नहीं दिखता। उसको 720 पे कीजिए ना, आपका सही चलने लग जाएगा। 1080 पे कीजिए, बिल्कुल पानी की तरह चलेगा। करना तो एक बार सीख लीजिए। ऐसा नहीं है मेरे मोबाइल में सही चल रहा और आपके मोबाइल में सही नहीं चल रहा, तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यही है। या फिर आप अपना साउंड कम किए हो तो आवाज कम निकलता है, अगर फुल साउंड पे कीजिए तो संभव नहीं है कि आप सुन पाइएगा हमारी आवाज को। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके मोबाइल का है, सेटिंग का। अगर आप सेटिंग करना सीख जाइएगा तो सब कुछ क्लियर दिखेगा। चलिए, 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत जो है छिनने लग गई थी। 18वीं सदी के मध्य, अब 18वीं सदी का रहा था, यानी कि 1700 से लेके 1799 तक। तो इसके बीच में क्या आएगा? तो 1700 से लेके 1750 एक सेशन रहेगा, और 1750 से लेके 1799 ये दूसरा सेशन रहेगा। अब मध्य सेशन का रहा तो इसके बीच में, यानी 1750 के आसपास के बीच में। डेट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे बोल दो 1750। अब आगे यहां के बाद क्या हो रही थी कि नवाबों की जो ताकत थी वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गई थी, और उनकी सत्ता और सम्मान दोनों जो क्या हो रहे थे वो खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबार में जो है रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था, उनके राजस्व वसूली के अधिकार इलाके के एक एक करके छीने जाने शुरू हो गए थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हित की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की थी। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उसके गोद लिए हुए बेटे का जो है एक्सेप्ट करे। कहने का मतलब यहां तक पहले समझ लेते हैं। 18वीं सदी होती है, धीरे धीरे राजाओं का जो है, नवाबों की ताकत जो है छीनना शुरू हो जाती है। बहुत सारे जो दरबार होते हैं वहां पे रेजिडेंट को तैयार कर दिया जाता है, यानी कि अंग्रेज सरकार के ही जो है सैनिक को तैयार कर दिया जाता था। उसके धीरे धीरे फिर स्वतंत्रता घटना शुरू हो जाती है। इसके राजस्व की जो असूली किया जाता था वो क्या होता है, अब धीरे धीरे छीनना शुरू हो गया। अब जो आपको टैक्स दे रहा, मान लीजिए सपोज कि यहां पे एक एग्जांपल से आपको डेमो से समझाता हूं। आपके पास खेत है, 10-15 बीघे के खेत है, जमीन का प्लॉट है, और आप क्या कर रहे हैं कि वहां को छोड़ के आप जाके अहमदाबाद में शिफ्ट हो गए हैं, आपका सारा परिवार, और आपका घर कहां है? तो बिहार में है। तो वहां पे जो खेत है, तो धीरे धीरे वहां के लोग जो है आपको बटाई तो देंगे ना, उसके बदले में चाहे पैसा हो या फिर अनाज हो, कुछ तो देंगे ना। अब वो देना बंद कर दिए, क्योंकि वहां पे जो है सत्ता किसी और का होना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे इनकी ताकत समाप्त होना शुरू हो गई। इनकी अपनी भी जो क्षेत्र थी, अपनी भी जमीन जो थी, वो भी हाथ से जाना शुरू हो जाता। तो क्या इनको तकलीफ नहीं होगी? इनको हर महीने 1 लाख का जो टैक्स आ रहा था वो टैक्स बंद हो गया। अब लोग बोल रहे कि अब उसे नहीं, अपने मालिक को नहीं, बल्कि हमें दो, हम सरकार हैं। तो फिर ऐसे में क्या होगा? आंदोलन ही तो होगा, जो आगे चलकर 1857 की क्रांति में बदलेगा। अब आगे बहुत सारे जो शासक थे वो कहीं न कहीं समझौता करने पे तुल गए थे कि अब अंग्रेजी सरकार मजबूत हो चुकी है, आधुनिकीकरण पूरा किए हुए है, इनके पास अस्त्र शस्त्र सब कुछ आधुनिक है, और हमारे पास जो है परंपरागत है। हम रात दिन जो है किसानों को दबा के आए हैं, और अब ये हमें दबा रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे? जब किसानों को अगर हम दबा रहे हैं तो किसान भी तो अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के साथ हो जाएंगे और हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में सबसे अच्छा है कि समझौता कर लिया जाए, और धीरे धीरे समझौता करने लगती है। इसी दरमियान जो होता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके जो पति की मृत्यु हो गई थी उसके बाद गोद लिए हुए बेटे को जो है राजा मान ले, जो गोद लिए हुए बेटा, क्योंकि जब पति की मृत्यु हो गई तो उस समय तक इनके कोई पुत्र नहीं थे झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई की। तो उसने क्या किए थे कि उसने एक अपने पुत्र को जो है, जिसको दत्तक पुत्र कहते भी है, उनको गोद ले लिए। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे, ध्यान रखिएगा, दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया था कि उनके पिता का जो पेंशन मिलती है, ध्यान रखिएगा, उनके पिता का जो पेंशन मिलती है वह भी मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इस निवेदन को क्या करता? नहीं ठुकरा था। नहीं मानूंगा, आपके अपने बच्चे नहीं है ना झांसी की लक्ष्मीबाई? तो नहीं सर, तो फिर नहीं मानूंगा। इसके साथ साथ में पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है उनके दत्तक
पुत्र, जो उनके दत्तक पुत्र हुए नाना साहेब, उसने कहा कि हमारे जो पिताश्री हैं उनकी मृत्यु हो गई लेकिन उनकी पेंशन को ना रोका जाए। और यही चल के जब 1857 की क्रांति आपको पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि इसमें सारे लोग क्यों नहीं हुए, जो भी इन्वॉल्व हुए, जिनके बारे में आप कहते हैं कि 1857 में देश की आजादी के लिए लड़े थे, वो कहीं ना कहीं देश की आजादी के लिए नहीं, अपनी मुसीबत के लिए लड़े थे। आगे जब हम पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर करते हुए चले जाएंगे। फिर चाहे वो वीर कुंवर सिंह ही क्यों ना हो, उनकी जमींदारी छीनने लगी थी तब वो लड़ना शुरू कर दिए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब हमारी जमीन धीरे धीरे हड़पी जाएगी, तब वो आगे आए थे। तो कहीं ना कहीं आप इस सब चीज को देखिएगा, लेकिन फिर भी कहेंगे लड़े तो सही। कहीं आप सिंधिया या होलकर की तरह कहीं ना कहीं गद्देदारी तो नहीं किए देश के साथ में, ये तो कम से कम करना नहीं किए, तो इसलिए इनको हम वीर ही मानेंगे। लेकिन आगे चलने के बाद और डिटेल से बताएंगे। अवध की जो रियासत थी अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में एक थी। मतलब क्या है, जो अवध थी, जो उत्तर प्रदेश था, सब कुछ तो अंग्रेजों की सियासत में हो गई थी, लेकिन अंतिम जो था अवध, जो उत्तर प्रदेश अभी कहलाता है, वो जो है अंतिम था, जो कि आखिरी रियासत थी, चली गई थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। 1801 का समय आ रहा है, आ जाइए। चलिए 1857 की क्रांति में हम लोग चलते हैं, यानी कि सीधे हम 19वीं शताब्दी में चल जाते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य की कहानी चल रही है, अभी हम 21वीं शताब्दी में हैं। हम चल रहे हैं कब, तो 19वीं शताब्दी, 300 साल पहले चले आते हैं। आइए आप भी वहां फील कीजिए। हिस्ट्री फील करने का सब्जेक्ट है। अगर आप फील नहीं करोगे ना तो ये हिस्ट्री आपके लिए बोझ बन जाएगी जिंदगी भर के लिए, और अगर एक बार फील कर लिए तो हिस्ट्री बच्चों का खेल हो जाएगा। यकीन मानो मेरा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, एकदम ऑनेस्टली बोल रहा हूं, बस एक बार फील करो। 1801 में अवध के साथ में एक सहायक संधि सौंपी जाती। संधि का मतलब समझ में आ रहा, मतलब क्या, हम आपसे कुछ ऐसा शर्त रखें और शर्त हम जीत जाते हैं तो क्या करेंगे, एक संधि रखेंगे कि भाई जो जीतेगा वो अपने तरीके से संधि रखे। तो अब मैं संधि रखने में ये कहूं कि आपका ये घर है आप मुझे दे दीजिए, आपकी ये जमीन है आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि संधि हुई थी। संधि में ये कहा गया है कि जो हम संधि करेंगे वो सब मेरा होगा। तो अगर आप जीतते तो मेरा ले लेते, मैं जीता हूं तो आपका मैं ले लूंगा, यही संधि होती थी। तो सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद सहायक संधि 1801 में होता है और 1856 आते आते यानी 55 साल के बाद उसे कब्जे में ले लेता है। गवर्नर जनरल डलहौजी ने, ध्यान रखिएगा, डलहौजी का टाइमिंग आ गया, ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन जो है ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसीलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व की जरूरी है। और फिर डलहौजी कहता है कि रियासत के शासन को ठीक से नहीं चलाया जा रहा है और इसके लिए जो है शासन को दुरुस्त करना बहुत ही अनिवार्य है। कंपनी ने मुगलों के शासन को जो है खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी कि किसी भी हालत में मुगलों को जो है द एंड कर देना है इंडिया से। पूरी तरीके से योजना को बना लिया था। कंपनी के द्वारा जारी किए गए सिक्कों से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। अब तक जो भी कंपनी से जारी होते थे सिक्का, उस पे मुगल का क्या होता था, नाम होता था। अब उस नाम को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। 1849 में, ध्यान रखिएगा, 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर मृत्यु के बाद जो है बादशाह परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली से में कहीं भी और बसाया जाएगा। मतलब क्या है, ये कहा गया था, गवर्नर डलहौजी ने यह ऐलान कर दिया था कि बहादुर शाह जफर की अगर मृत्यु हो जाएगी तो इसके बाद इनको दिल्ली के लाल किला से निकाल दिया जाएगा। दिल्ली के लाल किला में ये निवास कर रहे हैं, जैसे इनकी मृत्यु होगी दिल्ली के लाल किला से छीन के बाहर निकाल के दिल्ली में कहीं भी इन्हें रख दिया जाएगा। अब कहानी 1849 के बाद, डलहौजी के बाद नीचे आती है 1856 में। गवर्नर जनरल कैनिंग की टाइमिंग आ जाता है। 49 में अभी तक डलहौजी था, अब 56 था। आप कई बार सुने होंगे अपने सीनियर से या फिर आप भी इसको झेले हुए, गवर्नर जनरल सुजीत सर याद नहीं होता है, याद होगा भी नहीं आपको, क्योंकि सही प्रोसेस आप पढ़े कहां हैं। एक बार पढ़ लीजिए ना, गवर्नर जनरल तो चुटकियों में याद हो जाएगा और आपके दिमाग में रहेगा। अब समझ में आ रहा है डलहौजी कैसे कर रहा है। 1849 में आ रहा है और इसी टाइम में ऐसा ऐलान करता है कि जो है बहादुर शाह मरेंगे, निकाल दिया जाएगा। 1856 में क्या होता है, गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर के आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उसके बाद कैनिंग का टाइम आ जाता 1856 में और एक साल के बाद ही विद्रोह शुरू हो जाता 1857 की क्रांति। अभी कैनिंग है, ध्यान रखिएगा। कैनिंग का एक चीज मैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं और बार बार आगे बताऊंगा भी कि कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा, अंतिम गवर्नर जनरल था और पहला वायसराय था, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में यह सत्ता जो है कंपनी से सीधे निकल के ये क्राउन के हाथ में चली जाती है, यानी ब्रिटिश सरकार के हाथ में डायरेक्ट चली जाती है। और यहां के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता, पद नहीं नाम को समाप्त कर दिया था और यहां से वायसराय हो जाता। तो अंतिम गवर्नर जनरल जो होगा वो कैनिंग ही होगा और ध्यान रखिएगा पहला वायसराय जो होगा वो भी कैनिंग ही होगा, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
अब यहां के बाद यह भी अनाउंस कर देता है केनिंग कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उसके बाद कोई मुगल बादशाह नहीं होगा, जो औलाद होगा सबको मार दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन होगा कोई नहीं। उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा और उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। उसके बाद इनकी मृत्यु होगी तो उन्हें राजकुमार का मान्यता दी जाएगी, लेकिन बादशाह नहीं बनेंगे। क्लियर हो रहा है? अब आते हैं किसान और सिपाही। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली की सख्त तौर तरीके से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजन से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इनके कारण उनकी पीढ़ी पूरी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। अब गांव में और किसान और सिपाही में क्या हो रहा था कि गांव में जो है भारी भरकम जो लगान था, जिसकी वजह से क्या होते थे, किसान जो है कर्ज लेते थे महाजनों से, और कर्ज नहीं लौटाने की वजह से क्या होता है, किसानों की जो पुश्तैनी जमीन थी, जो विरासत में उनको अपने दादा से मिला हुआ था, पापा से मिला हुआ था, वो सारी की सारी जमीन उनके हाथों से जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की वजह थी, कंपनी के तहत जो काम करने वाले भारतीय सिपाही थे, उनके असंतोष की जो वजह थी, वे अपने वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। और कंपनी में जो सिपाही काम कर रहे थे, उनके वेतन भत्ते और सेवा के कारण ये लोग खुद ही परेशान थे। कई नए नियम और धार्मिक भावनाओं की आस्थाओं को ठेस पहुंचाना। धार्मिक भावनाओं की ठेस पहुंचाने का मतलब क्या है? तुम्हारा धर्म बेकार है, तुम्हारी जाति बेकार है, तुम चंदन लगा के आते, जो टीका लगाते हैं सर के ऊपर, वो सब करना बेकार है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारी धार्मिक आस्थाओं पे क्या वार करना हुआ। तुम्हारे कृष्ण बेकार हैं, ऐसे थे वैसे थे। अगर कोई बोल दे तो क्या होगा, सोचिए जरा, अंदर से किस तरीके से खून खौलेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। कुछ भी करो, हमारे धर्म के खिलाफ कुछ भी मत बोलो, क्योंकि धर्म सबसे ऊपर है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। क्योंकि धर्म है तभी हमें ज्ञान है, लेकिन धर्म जो है इंसानियत वाला, जानवर वाला धर्म नहीं, राजनीति करने वाला धर्म नहीं, किसी को बर्बाद करने वाला धर्म नहीं। धर्म ये नहीं सिखाता है। ये तो हम कुछ लोग मिलके, जो पॉलिटिशियन है, जो कि अनपढ़ गवार जाहिल हैं, ये लोग ने इसे जो है हथकंडा बना लिया है। और फिर धीरे धीरे जो युवा आ गए हैं, धीरे धीरे जनरेशन बढ़ते जा रहा है, इनके अंदर ये जहर घोल रहे हैं। लेकिन सच में क्या है, धर्म हमें ज्ञान सिखाता है, हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाता है, हमें एक समाज में सब बन के रहना सिखाता है। चलिए आते हैं आगे। क्या आप जानते हैं, उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें पता था कि समुद्र पार करना उनके धर्म और जाति का भ्रष्ट हो जाएंगे। और उस टाइम में यह भी होता था कि अगर आप समुद्र को पार करके किसी दूसरे देश जाते हैं तो अपने धर्म और अपना जाति दोनों का दोनों बर्बाद कर लेंगे, दोनों बर्बाद हो जाएगी। और 1824 में, एकदम ध्यान से सुनिएगा, 1857 की क्रांति के पहले सारा तमाशा बन रहा है। अगर इसको सुन लिए, इस चैप्टर को, तो आसानी से आपको 1857 की क्रांति आपकी चुटकियों में होगा। 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते जो है कहां भेजा गया था, तो बर्मा भेजा गया था। याद रखिएगा, बर्मा। अब मुझे कमेंट में मुझे जवाब दीजिए कि बर्मा आज के डेट में कौन सा देश के नाम से जाना जाता है? नाम बदल दिया गया है, जरा कमेंट कीजिए, तब मैं जानूं कि हां सही में आप एक्टिव है। आदेश मिला, उन्होंने इस हुक्म को मानने से मना कर दिया। उन्होंने, सिपाहियों ने कहा कि नहीं नहीं, मैं दूसरे देश नहीं जाऊंगा, मैं समुद्र पार नहीं करूंगा, मेरा जाति और धर्म दोनों नष्ट हो जाएगा। उन्हें जमीन के रास्ते जाने का ऐतराज नहीं था। सरकार ने हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्ती सजा दी गई। और सरकार का अगर हुक्म ये लोग नहीं माने तो इन्हें सजा दी गई, क्योंकि इस मुद्दे पर अभी खत्म नहीं हुआ था। इसीलिए 1856 में कंपनी का एक नया कानून बनाना पड़ा। और एक इसी मुद्दे को अभी तक जब तक समाप्त नहीं हुआ, एक नया कानून 1856 में बना दिया गया। तो अगर देखिएगा पूरे मामले को, तो 1857 की क्रांति हुई तो एक दिन में, हुई तो एक साल में, लेकिन उसके पीछे जो है कई दिनों से यह सिलसिला चलता रहा। पृष्ठभूमि तैयार होते रही, ये हो रही थी, पृष्ठभूमि तो तैयार हो रही है। देखिए तो पूरा तमाशा, सुनिए तो सही। इस कानून से साफ हो गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र भी जाना पड़ेगा। 1856 में एक कानून आ चुका है कि अगर आप कंपनी के साथ में नौकरी करते हैं तो जरूरत पड़ने के बाद आपको समुद्र पार करना भी पड़ेगा। सिपाही गांव के हालत से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांव को छोड़कर आए थे। लिहाजा किसान का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया था। और ये जितने भी सिपाही थे, ज्यादातर सिपाही जो थे वो क्या थे, किसान थे। जमींदार सूदखोर जो है इनकी जान लेके चले गए थे। धीरे धीरे इनकी अपनी जमीन जो है पराया होना शुरू कर गई। और साथ साथ में कंपनी भी इनके साथ में जो है जातीयता कर ही रही थी। सुधारों की प्रक्रिया अब आते हैं। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा जो है उसको क्या करना, रोकना है। विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए।
अब सती प्रथा को रोका जाए। अब थोड़ा सा यहां पे बता दूं, तो सती प्रथा था क्या? पहले के जमाने में क्या होता था कि अगर किसी भी औरत के पति जो है अगर मर जाता है तो उसके साथ साथ में औरतों को भी उसी चिता पे लेटाकर उसे जला दिया जाता था या दफना दिया जाता था, मतलब दोनों को समाप्त कर दिया। इसको कहते थे सती प्रथा, सती हो जाना। अब क्या कहा गया कि सती प्रथा को रोको, जिसका पति मरा उसी को मरने दो, उसकी पत्नी को मत मारो। तो जो पत्नी बच जाती थी वो क्या होती थी? विधवा। आज के भी जमाने में भी आप देखे होंगे बहुत सारी होती है जिनका पति किसी कारणवश इस दुनिया में नहीं रहा तो विधवा हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में एक कानून लाया गया, विधवा विवाह का लाया गया कि भाई जो विधवा है वो शादी कर सकती है। और स्पेशली इसमें यह बताया गया था कि आप अपने जो देवर है उससे भी शादी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या है, आप अपने पति के भाई से शादी कर सकते हैं। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा का जमकर जो है प्रोत्साहन दिया गया और अंग्रेजी भाषा का पूरे तरीके से जमकर प्रोत्साहन मिल रहा है। ये सारा का सारा जो है पृष्ठभूमि किसके लिए तैयार हो रहा है? 1857 की क्रांति के लिए। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मशीनरियों को खुलकर काम करना और यहां तक कि जमीन और संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी गई, पूरे तरीके से छूट दे देगी, खुल के काम करने के लिए पूरे तरीके से। और 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। और इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे भी पुरखों की संपत्ति पर जो है उसका अधिकार पहले जैसा ही होगा। मतलब क्या है, अगर आप ईसाई धर्म को अपना लेते, पहले थोड़ा सा दिक्कत होती थी, अब इन्होंने क्या किया कि कोई भी हिंदू, मुस्लिम या फिर सिख हो, पारसी हो या फिर बौद्ध हो, तो अगर आप ईसाई धर्म को अपनाना चाहते हैं तो वेलकम, आप अपना सकते हैं। आपकी संपत्ति किसी भी तरीके से अलग नहीं होगा, क्योंकि यह कानून लाया गया, ईसाई धर्म को आसान बनाया गया कि कोई भी इसको अपना सकता है। अब धीरे धीरे पुरखों की संपत्ति पर अधिकार पहले जैसा ही रहना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ में बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म और उनकी सामाजिक रीति रिवाज, परंपरागत जीवन शैली को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे जो पढ़े लिखे लोग थे वो समझना शुरू हो गया था कि हमारा धर्म, हमारी समाज और हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है वो ताक पे रखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर एक दूसरे लोगों को बताना शुरू कर दिए, जो लोग अशिक्षित थे उनको समझाना शुरू कर दिए कि अंग्रेजों के बातों में मत आना, क्योंकि ये जो है हमारे धर्म, हमारी जाति, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी ईसाई धर्म को ऊपर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा हिंदू धर्म, हिंदुत्व जो है, हमारा मुस्लिम धर्म जो है, ये सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ये सारे लोग आपस में उस टाइम में बात करते होंगे। चलिए, दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था के बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों में उनके सुधार जो है आंदोलन के बारे में अध्याय 8 में पढ़ेंगे। उसके बाद अध्याय जब 8 पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर तरीके से आपको बताएंगे। जनता की नज़र से इस जमाने के बारे में बस ये है, जायजा नियमों की सूची, इसको जरूरत नहीं पढ़ने की, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए आते हैं, मेरठ में विद्रोह जो है सिपाही अफसरों पर हमला करते हुए उनके घरों में घुस जाते हैं। अब देखिए विद्रोह शुरू हो गया उस टाइम का। अब जो है विद्रोह हुआ, सिपाही जो थे वो क्या किए, अंग्रेजों के घर घुसना शुरू किया। 1857 की क्रांति अब शुरू हो चुकी है, हो जाइए तैयार 1857 की क्रांति लड़ने के लिए आप भी। चलिए ये सब आप खुद से ही पढ़ लीजिएगा, ये कोई जरूरी नहीं है क्योंकि इस टाइम वेस्ट हो जाता है और बड़ा हो जाता है वीडियो। चलिए, सैनिक विद्रोह और जन विद्रोह बन गया। अब धीरे धीरे सैनिक विद्रोह तो बना ही, पहले मेरठ में जो सबसे पहले मंगल पांडे से सैनिक विद्रोह में ही बना, लेकिन देखते 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 जन विद्रोह बन गया। मतलब क्या, लोगों का भी ये 1857 की क्रांति विद्रोह बन जाता। कैसे, आइए देखते हैं। शासक और प्रजा के बीच में संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते थे कि राज्य की सत्ता जो है छिन्न भिन्न हो जाती थी। बहुत सारे लोग मानने लगे कि उनका शत्रु एक ही है और इसलिए वे सब कुछ करना चाहते थे। और इस तरह स्थिति की हालात अपने हाथों में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ा। उन्हें संचार और सबसे जरूरी जो है पहल कदमी, आत्मविश्वास का परिचय देना होता था। उसके बाद इन लोगों को पता चल गया हमारी दुश्मन जो है, हमारी प्रॉब्लम जो है अंग्रेज है, हमें किसी भी हालत में जो है अपने शत्रुओं पर विजय पाना है। अब धीरे धीरे लोग क्या हो गए, इकट्ठा होना शुरू हो गए। अब भारत के उत्तरी भाग, ध्यान रखिएगा उत्तरी भाग, उत्तर का भाग मतलब भारत का ये वाला क्षेत्र, उत्तर वाला, ये हुआ दक्षिण वाला क्षेत्र, ये हुआ पूरब वाला क्षेत्र और ये हुआ पश्चिम वाला क्षेत्र। क्लियर हो रहा है ना। अब
भारत के उत्तरी भाग 1857 में, ध्यान रखिएगा, भारत के उत्तरी भाग 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। 100 साल बाद मतलब क्या, 100 साल बाद आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1757 में एक बार ऐसी फतह, ऐसी प्रॉब्लम जो है ब्रिटिश सरकार को झेलना पड़ा था। अब मुझे बताइए कि वो 100 साल पहले कौन सा विद्रोह हुआ था जिससे इन्हें मुसीबत हुई थी? कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कीजिए। मैं जानता हूं, मुझे पता है, आपको भी पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कमेंट कीजिए। कमेंट करने से मेरा हौसला बढ़ता, आपको पता नहीं होता है। और इतनी अच्छी सीरीज आपके सामने लाके लाया हूं ना, वो मैं जानता हूं। जब मैं एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू करता हूं ना, तो मेरी धड़कन हिलने लगती है, यार इतना बोलना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए लाता हूं। और आप कभी सोचते हैं बिना कमेंट दिए हुए चले जाते हैं, बिना देखे हुए चले जाते हैं। अगर इसको नजरअंदाज कर रहे हैं ना, तो जहां कहिए हमसे लिखवा लीजिए, मैं ओपन चैलेंज के साथ में लिख देता हूं। अगर इस सीरीज को आप नजरअंदाज कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट भी आपको नजरअंदाज कर देगा। जहां कहिए मैं लिख के दे देता हूं ओपन चैलेंज के साथ में। अगर आपका रिजल्ट हो जाए तो आप हमसे मिल लीजिए, नहीं हो सकता है। और अगर इस सीरीज को प्यार कीजिएगा, अंदर में ले जाइएगा, तो यकीन मानिए आपका मेंस भी बच्चों की तरह क्लियर हो जाएगा। बाकी सोचना आपको है, मुझे जो बोलना हमने बता दिया आपको। अब क्या हुआ, मई 1857 की क्रांति में शुरू बगावत भारत के कंपनियों का अस्तित्व जो है खतरे में डाल दिया। अब जो कंपनी को लग गया कि अब स्थिति हमारी खतरों में आ गई है, अब लगता है कहीं ना कहीं हमें भारत छोड़ के जाना ना पड़ जाए, क्योंकि स्थिति बहुत भयावह हो गई थी। अब मेरठ में शुरू हुई सिपाही का कई जगह पे बगावत हो गया। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग जो है विद्रोही तेवर खड़े उठ गए थे। कुछ लोग का मानना है कि 19वीं सदी, ध्यान रखिएगा, 19वीं सदी के उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। दुनिया भर में 19वीं सदी का मतलब 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में यह माना जा रहा था कि दुनिया भर में उपनिवेशवाद के खिलाफ इससे बड़ा संघर्ष कहीं देखने के लिए नहीं मिला था। 1857। और यही चीज अगर आप मेंस में लिख देंगे तो आपकी आंसर राइटिंग कितनी खूबसूरत होगी, आपको अंदाजा भी है क्या? यही चीज आपको औरों से अलग लगाता है। सबको कारण पता, सबको परिणाम पता है, सबको इसके तत्कालिक जो कारण है वो पता है, सबको निष्कर्ष पता है, लेकिन यही कुछ कुछ छोटे चीजें जो होती शब्दों का खेल खेलना, यही शब्दों का खेल खेल के आपका मेंस क्लियर होगा। रटने से पढ़ने से नहीं होगा, बल्कि समझने और लिखने से होगा। चलिए आते हैं आगे। अब जो है यह क्रांति मेरठ से दिल्ली तक पहुंचती है। 29 मार्च 1857 के युवा सिपाही मंगल पांडे, और मंगल पांडे की कहानी ना कहूं 1857 की क्रांति तो अधूरा ही रह जाएगा। मंगल पांडे की चर्चा करना ही होगा, और अगर बिहार के संदर्भ में पूछेगा तब आप किसकी चर्चा कीजिएगा, तो आपको करना होगा बाबू कुंवर सिंह की। मध्य प्रदेश के जो, अगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत अगर पूछा जाएगा 1857 की क्रांति, तो वहां लक्ष्मीबाई, नाना साहेब के बारे में अगर चर्चा ना कीजिए तो बेकार हो जाएगा। वैसे ही अगर हिंदुस्तान के बारे में तो सबसे पहले मंगल पांडे की चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने की आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। इन्होंने क्या किया, अपने अफसर पर हमला कर दिए मंगल पांडे ने, और इसके लिए उन्हें जो है फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद, कुछ ही दिनों के बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने के इनकार कर दिया। कुछ दिन के बाद जो है सिपाही थे वो अभ्यास करने से इनकार कर देते। इनकार की वजह क्या होता है, सिपाही को लगता है कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ा हुआ। जो कारतूस ये है उसे दांत से तोड़ना होता है, उसके बाद जो है इनफल्ट राइफल में डालना होता, तब ये आगे निकलता। तो जिस समय दांत से तोड़ते हैं उस समय जो तोड़ने वाला ऊपर में नोक लगा रहता है, वो कहीं ना कहीं लेप, जिसको लेप कहते हैं, वो लेप जो है आपका सुअर का चर्बी या फिर गाय का। सुअर जो है वो मुस्लिम धर्म में जो है बहुत बड़ा विरोध है और विरुद्ध भी है, और गाय जो है वो हिंदू धर्म में जो है माता की मान्यता इसको दी गई है। और इसको अगर कोई मुंह से फोड़े तो सोच रहे हैं कि धार्मिक जो व्यवस्था है, धार्मिक जो अपने अंदर में है, धर्म के खिलाफ कितना बड़ा ठेस पहुंचने वाला है। तो क्रांति तो होना ही होना है। 85 सिपाहियों की नौकरी से निकाल दिया गया। इसी टाइम में 85 सिपाही जो नौकरी से बाहर निकाल दिया गया, उन्हें अपने अफसरों का हुक्म ना मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा भी दे दी गई। और यह 9 मई 1857 की कहानी है। 10-10 साल की सजा इन 85 को दे दी गई क्योंकि अफसर की बात नहीं मान रहे थे। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाही की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाही ने मेरठ के जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को जो है आजाद करा लिया था। उसी टाइम में 10 जनवरी को भयानक तरीके से विद्रोह होता है और जबरदस्त तरीके से मेरठ के जेल पर धावा बोला जाता है, और उसके अंदर जितने भी बंद सिपाही है उनको आजाद कर लिया जाता है। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उसके बाद अंग्रेज को भी समाप्त कर दिया गया। उनके बंदूक, हथियार जो है कब्जे में ले लिए गए। अंग्रेजों की इमारत संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया।
उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजी शासन को खत्म करने पे आमदा हो गए थे, तुल पड़े थे, एकदम जिद इनके अंदर हो गई थी। किसी भी हालत में, या जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और किसी भी हालत में अंग्रेजों को जो है इनकी फिरंगियों की इनकी औकात हम दिखा देते हैं कि इन्होंने हमें हल्के में लिया है। और धीरे धीरे ये युद्ध जो है पूरे देश में अंग्रेज के शासन को खत्म करने पे तुल पड़ा था। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों को जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा? अंग्रेज अगर चले भी जाते हैं, एक क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि यह चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा कि अगर हम आजाद करा देते हैं, अंग्रेजों को बाहर भेज देते हैं, तो देश को बागडोर कौन संभालेगा? यह तो क्वेश्चन था। आगे चल के जब मेंस में पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल से बताएंगे। ये चीज अगर आपके दिमाग में है तो जब आगे हम राजीव अहिर साहब सर की बुक स्टार्ट करेंगे तो वहां आपको क्लियर करेंगे। सिपाहियों ने भी इसका जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जो है अपना जो है राजा शासन सौंप चुके थे कि नहीं यही बनेंगे। आगे यहां के बाद कहानी आगे चलती है। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर मुंह जो है अंधेरे से दिल्ली पहुंच गई। अब जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने बगावत कर दी। वहां पर अंग्रेज अफसर मारे गए, देसी सिपाहियों के हथियार गोला बारूद कब्जे में ले लिए गए, इमारत को आग लगा दी गई। विजयी सिपाही लाल किले के दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो चार करने को तैयार थे। अब धीरे धीरे इन्होंने बगावत कर दी और रातों रात जो है दिल्ली पहुंच जाते हैं। मेरठ से दिल्ली, बगल में ही मेरठ है, उत्तर प्रदेश में मेरठ है, ये तो पता है, इसमें भी कंफ्यूजन है। वहां से धीरे धीरे रातों रात पहुंच जाते हैं दिल्ली। और दिल्ली पहुंच के इनको मिलना किससे है? बहादुर शाह जफर से मिलना है। अंतिम मुगल बादशाह जो होते हैं उनसे मिलना है कि आप ही मेरे करता धरता हो, आप ही के जो है इसको आगे चलाइए, मैं आप ही के नेतृत्व में इस 1857 की क्रांति को अंतिम मुकाम तक ले जाना चाहता हूं। धीरे धीरे मिलते हैं और जो भी इनको बगावत होता आगे माते हैं, अंग्रेज अफसर की जो है बखिया उखाड़ देते हैं, पूरे तरीके से मौत की घाट उतार देते हैं। अब कहानी आगे। लेकिन सिपाही भी जो है अड़े रहे। आखिर वे जबरन महल में घुस जाते हैं। कहां पे? तो लाल किला के अंदर जो है अंग्रेज रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिपाही भी अड़े हुए हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं ना तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक फिरंगियों तुमको अपनी औकात ना दिखा देना तब तक यहां से जाने वाले नहीं है, लेकिन बहादुर शाह से मिलके ही जाएंगे। और फाइनली जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग जो है माननी पड़ गई। उन्होंने देश भर में मुखिया और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों को एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह ने इस एकमात्र कदम को गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों से पहले जो है देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन चल रहा था। अंग्रेजों से पहले जो है बड़े स्तर पे मुगल साम्राज्य का ही शासन चल रहा था। यह मैंने आगे भी आपको बता चुका हूं। ज्यादातर छोटे शासक और राजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर अपने इलाके में शासन चला रहे थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासक को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य को दोबारा उनके इलाके में शासन बेफक्री होकर चलाने लगेंगे। अब देखिए यहीं से कहानी मुड़ती है कि क्यों होलकर, सिंधिया जो है ये लोग क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे थे? क्योंकि इनको पता था कि अगर मुगल बादशाह को हम राजा घोषित कर देंगे और अंग्रेज को हम बाहर निकाल देंगे तो फिर क्या होगा, ये सत्ता तो फिर से मुगलों के हाथ में चली जाएगी और फिर से वो अपने तरीके से हमें हैंडल करेंगे। इनको डर सिर्फ अपनी सत्ता जाने का था और इसीलिए इन्होंने किसकी मदद कर दी? तो अंग्रेजों की मदद कर दी। और अंग्रेजों ने बताया, उनके अफसर ने, आगे चलने के बाद मैं बताऊंगा किस तरीके से बताता अंग्रेज कि हां अगर सिंधिया, होलकर ये सब अगर हमारी मदद कर दिए होते, मदद नहीं किए होते तो शायद हमें कल की सुबह जो है बुढ़िया बिस्तर बांध के जाना पड़ जाता। आगे इसको पूरा क्लियर करेंगे, बस ये समझ लीजिए। लेकिन इन्होंने मदद नहीं किया। अंग्रेजों को इन घटना की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने लगता था कि कारतूस के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगा, लेकिन उनको यह पता नहीं था कि इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस क्या होता, बढ़ जाता। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने के बाद आपके दिमाग के अंदर है कि सुजीत सर लगता है प्रीलिम्स ना हो और मैं कहूं अरे सुनामी मैं पैदा कर दूंगा तुम्हारे अंदर और बीपीएससी पास करना ना, सच्ची बताता हूं, किसी भी पीसीएस को पास करना बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल है।
एकदम बच्चों का खेल है। और जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, कंटिन्यू आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देखते देखते आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, तो आपकी उम्मीद कितना जग जाएगा, अंदाज कीजिए हमसे कितना हो जाएगा उम्मीद आपको, आप अंदाजा लगा पाइएगा क्या? आपको मेंस लिखने का मौका मिल गया, और मेंस लिखना छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। आपको लिखने का सौभाग्य मिल गया। अब सोचिए कि आपके अंदर उत्साह और साहस कितना बढ़ जाएगा, और उसके बाद आपके दिमाग में सिर्फ यही आएगा, सुजीत सर इस बार एक पोस्ट गारंटी है, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ के दिखा दे, एक पोस्ट पे बैठ रही हूं तो बैठूंगी। ये कहां से आया? तो आपका प्रीलिम्स हो जाने बाद मतलब क्या, एक आशा जगी, इससे आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास भी वैसे ही जैसे आपको मिलता वैसे ही वहां के सैनिकों को मिलना शुरू हुई। बगावत फैलने लगी, बगावत शुरू होती है। अब कैसे शुरू होती है? जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो उन्होंने लगभग एक हफ्ता तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। दिल्ली से क्या होता, अंग्रेजों के पैर उखड़ चुके थे, विद्रोह नहीं हुआ था। जाहिर है खबर फैलने पर कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोहियों का सिलसिला ही शुरू हो गया। जो भी विद्रोह था उसका जो है लगातार सिलसिला शुरू हो गया, हर एक जगह विद्रोह शुरू हो चुका था। एक के बाद एक रेजिमेंट सिपाही ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने को निकल पड़े थे। उनकी देखा देखी कस्बे, गांव के लोग बगावत के रास्ते पर चल चुके थे। स्थानीय नेताओं, जमींदार, मुखिया सब इसके पीछे संगठित हो गए थे। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने, अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र जो हुए नाना साहब ने कानपुर के पास रहते थे, जो दत्तक पुत्र थे पेशवा बाजीराव के नाना साहब, वो कानपुर के पास में रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों के शहर से खदेड़ दिया, बाहर निकाल दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी को हटा दिए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को एक नया नवाब घोषित किया गया। धीरे धीरे विद्रोह फैलना शुरू हो गया। धीरे धीरे जहां भी अंग्रेज अपने शासन में थे, धीरे धीरे हर रेजिमेंट विद्रोह, बगावत पे शुरू हो गया। स्थिति हाथ से जाने लग गई थी। अंग्रेज को लग रहा था ये क्या हो गया, और ये हुआ कैसे। ये जब तक सोचते तब तक जो है विद्रोह दिन प्रतिदिन सिलसिला बढ़ता चला गया। बिरजिस कद्र ने बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया था। इन्होंने कह दिया था कि नहीं, बहादुर शाह जफर ही हमारे बादशाह होंगे। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। कौन? तो बिरजिस कद्र की मां बेगम हजरत महल जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह सिपाहियों के साथ जा मिलती है। जो विद्रोही सिपाही होते हैं, मतलब क्या, अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह कर रहे हैं, उन सिपाहियों के साथ में जाके मिल जाती है। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे, जो नाना साहब के सेनापति होते हैं, वो कौन, तात्या टोपे के साथ में मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती देती है। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ के राजी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार कर ली। मध्य प्रदेश के एक मांडला क्षेत्र है, वहां पे राजगढ़ की राजी जो थी, राजी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार कर दी और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन को नियंत्रित करके रखा हुआ था, तो उनके विरुद्ध जो है लड़ाई शुरू हो चुकी थी। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चे पर उनकी जबरदस्त हार हुई और इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब जो है अंग्रेजों की शासन खत्म हो चुके हैं। अब लोगों के विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल चुका था कि अंग्रेज के अब वक्त गए। खासतौर पर अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के भय का व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या को लगातार जो है लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो चुके हैं। ये टेलीग्राम जो है दिया जाता है। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला, कई बार पूछा जाता है कि फैजाबाद से कौन 1857 की क्रांति से कौन से नेता जो है लड़ रहे थे, तो अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही अब जो है खत्म होने जाने वाला है। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों को एक विशाल संख्या जो है जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ पहुंच चुके थे। कौन? तो अहमद उल्ला साहब।
ये अपने समर्थकों के साथ में लखनऊ लड़ने के लिए पहुंच चुके थे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी कि धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे कि अब जो है दिल्ली से अंग्रेजों की वाट लगने वाली है। बरेली के सिपाही वक्त खान ने लड़कों की एक विशाल टुकड़ी के साथ में दिल्ली की ओर चलना शुरू कर दिया कि भाई कुछ भी हालत में हो दिल्ली। आज भी अगर देखते होंगे तो जो भी कहते हैं भाई दिल्ली चलो, कुछ भी कर रहा हो दिल्ली चलो, खाना है दिल्ली चलो, घूमना है दिल्ली चलो, जो भी करना है दिल्ली चलो, खास करके राजनीति करना है तो दिल्ली चलो, तभी राजनीति की रोटी सेकी जाएगी। खैर चलिए राजनीति से बाहर आते हैं, फिर से आता है 1857 की क्रांति में ले चलते हैं आपको। चलिए आइए 1857 की क्रांति में। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह। अब आते हैं बिहार में बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता। कुंवर सिंह के बारे में चर्चा ना करें, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, हर बार क्वेश्चन आता, बार बार क्वेश्चन आएगा। जब तक ये बीपीएससी रहेगा तब तक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। तो कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों की लड़ाई लड़ी। तमाम इलाके में नेता और जो लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। हर इलाका एक तरीके से घेरना शुरू कर दिया। ब्रिटिश टुकड़ियों की विद्रोह पर हमला करती, जो है दिल्ली के लाल किला दाएं जो है सलीमगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। यही है, देख लीजिए उस जमाने का फोटो, एक बार आप भी देख लीजिए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कंपनी का पलटवार। अब कंपनी पलटवार कर रही है। क्या कर रही है? इधर इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। इसके बाद भी अंग्रेज हिम्मत लगा रहे, नहीं मैं भी तुम्हें हरा के ही दिखाऊंगा। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोहियों को कुचलने का फैसला लिया। कुछ भी ताकत लगा विद्रोहियों को मारा जाए। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए एक नए कानून बनाए और विद्रोह का मुख्य केंद्र का धावा बोल दिया। जो मुख्य केंद्र सेंटर था उसी पे धावा बोल दिया गया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई और फिर से दिल्ली जो है लौट के अंग्रेजों के जो है कब्जा में आ गई। ये सारे हम हार नहीं मारे थे, बल्कि हमारे देश के लोग जो थे, जो इस टुकड़ों पे पल रहे थे, उन्होंने ही दगेबाजी कर दिया। इसीलिए अंग्रेज फिर से आ गए थे। हम हारे थे नहीं। आज भी जो नेता आपको दिखते हैं इस तरीके से बोलते हुए, उल्टे सीधे जो वक्तव्य देते हैं, वो क्या है? कहीं ना कहीं इस देश के साथ में गद्दारी करते हैं। अगर इस देश का सबसे बड़ा आतंकवाद है तो ये आज के जमाने में ये नेता है। कड़वी है लेकिन ये सच है। जब तक ये रहेंगे तब तक अपने हिंदुस्तान का विकास इस जन्म में क्या, 7 जन्म में नहीं होने वाला है। क्योंकि जिसको हम इस देश का विकास की बागडोर सौंप चुके हैं वो अनपढ़, गवार, जाहिल है। और ये अगर देश चला लेगा तो फिर हम आप क्या करिएगा? सोच के देखिए। हम सब इतने पढ़े लिखे होके 10वां फेल इंसान, क्रिमिनल, करप्ट इंसान के हाथों में देश की बागडोर दे दिए है। क्या ये कहां तक ले जाएंगे देश को? तनिक सोच के देखिए। खैर ये राजनीति थी, बस इसको समझना है सिर्फ, बाकी दिमाग में ज्यादा नहीं ले जाना, क्योंकि ये राजनीति है, कलयुग है, 21वीं सदी है। देश हम चांद पे पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारी सोच जो है अभी जाति से, धर्म से बाहर नहीं निकला है। इसीलिए ये अनपढ़ गवार लोग हमें चलाते हैं, और कोई बात नहीं है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अंतिम मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह जफर पर भी मुकदमा चलाया गया, और उतना ही नहीं, जो है बहादुर शाह जफर पे भी मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। अब बहादुर शाह को आजीवन कारावास की सजा। देख लीजिए 1857 की क्रांति, इससे बेहतरीन आपको कहीं पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनके आंखों के सामने गोली मार दी जाती है। सोचो, एक बूढ़ा व्यक्ति के सामने उसके बेटों को जो है गोली मार देना, कितना दर्द सहा होगा। अंदाज लगाओ क्या दर्द रही होगी। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में 4 साल के बाद बहादुर शाह जफर अंतिम सांस लेते हैं और इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाना यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। अभी भी विद्रोह खत्म नहीं हुआ है। अभी भी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी भी चल रही थी सांसें। इसके बाद लोग जो है अंग्रेजों को टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत के विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। अंग्रेज देखिए, दिल्ली में तो सत्ता इन्होंने हासिल कर लिया, लेकिन अभी भी बगावत रुकी नहीं थी। इस बगावत को रोकने के लिए इनको 2 साल का समय लग गया, पूरे 2 साल। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। 1858 में, 57 से शुरू, 58 में अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता है। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त होती है, उन्हें मार दिया जाता है, क्योंकि जब तक रानी जिंदा रहती है तब तक किसी की औकात नहीं है। और एक अंग्रेज अफसर ने कहा था कि ये पूरे
हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, इनमें सिर्फ एक ही मर्द यही है जो इस वक्त जमीन पे सोई पड़ी हुई है। सिर्फ यही एक मर्द है, बाकी इसमें कोई भी मर्द नहीं है। बस यही एक मर्द थी जो कि आप चली गई। मतलब मरने के बाद भी सलाम करना, यह बहुत बड़ी बात है। और अंग्रेजों के टाइम में खूब लड़ी मैदानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वाकई में गजब की सफाई, जो भी की दिल से की और अपना 100% दिया। और इसीलिए इतिहास ने बड़े प्रेम से इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया कि आने वाली जनरेशन जो है सदा सदा के लिए इन्हें याद रखी जाएगी। कई युग हो गए, कई सदी बीत गए, लेकिन आज भी लोगों के जुबान पे चढ़ के बोलता है। जब भी रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है तो अंदर से एक खून खौलता है, देशभक्ति आती है, देश राष्ट्रवाद आता है, देश प्रेम आता है, निकलता है। यही थी खूब लड़ी मैदानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। यहां मर जाती है, यहां अंतिम समय समाप्त हो जाता है इनका, रानी लक्ष्मीबाई की। दुर्भाग्यवश ऐसे ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी होता है। अलग बात है, इनकी नाम उतना चर्चा नहीं हो पाता। अवंतीबाई भी अंतिम सांस लेती है। खेड़ी की शुरुआत विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेज फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो जाती है। अंग्रेज फौज उन्हें घेर देता है और फिर वो शहीद हो जाती है। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता में छापामार युद्ध चलाते रहते। तात्या टोपे जो है, तात्या टोपे कौन है? तो नाना साहब के, याद रखिए, नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे। वो क्या करते हैं? तात्या टोपे आज तक कई बार पढ़े होंगे आप, आपको बड़ा मजाक लगेगा, लेकिन आज तक पता नहीं चलता होगा कि तात्या टोपे कौन है, नाना साहब कौन है, पेशवा बाजीराव कौन है। किसी को कुछ नहीं पता है। हाँ, कुछ लोग हैं कि पता है, मैं सबको बात नहीं कर सकता हूं, नहीं पता है, लेकिन पढ़े सबको ही है। इसीलिए क्योंकि आपको पूरे तरीके से नहीं पढ़ा गया, पूरा डीपली स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ा गया। आज एनसीईआरटी से पढ़िए, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब क्या हुए, छापामार युद्ध चलाते रहे, यानी आदिवासी क्षेत्र में चले गए, वहीं से आदिवासी किसान को जो है शिक्षित करते रहे और छापामार युद्ध चलता रहा। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलता से विद्रोहियों को उत्साह जो है मिला था, उसी तरीके से विद्रोही ताकत की हार से लोगों की हिम्मत जो है टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का जो है विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए जो है इनाम का ऐलान कर दिया कि जो भी वफादार भूस्वामी, उनको ऐलान दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। उसके बाद जो है लोभ प्रलोभन देना शुरू कर दिया कि जो लोग वफादार हैं उनकी परंपरागत अधिकार, जो पुराना अधिकार था जमीन पर, वही रह जाएगा। उन्होंने विद्रोह किया था कि उसने कहा था कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देंगे तो अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनका अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाही विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमा चलाएगा और उन्हें फांसी पे जो है लटका दिया जाता है। क्लियर? अब इसका डिटेल, क्योंकि अभी हम 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, 8th क्लास में इतना डिटेल नहीं जाया जाएगा। आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे, जब हम आपको राजीव अहीर साहब की बुक पढ़ाएंगे तो वहां पूरी जान डालेंगे, पूरा डिटेल से गहराई में जाएंगे। अभी एक बार छोटा छोटा जो है बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। विद्रोह के बाद का साल, अंग्रेजों ने 1859 में आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया। 1859 में फिर से, 57 में शुरू होती है, 58 59 के अंतिम जाते जाते जो है फिर से देश पर दोबारा नियंत्रण पा लेता है। लेकिन अब वे पहले की नीतियों के सहारे शासन नहीं चलाना चाहते हैं। अब जो पहले नीति थी वो नीतियां सारी की सारी समाप्त हो जाती है। पहली जो नीतियां हैं, ब्रिटिश संसद में 1858 में एक नया कानून पारित किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सहारे जो अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामलों को ज्यादातर बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने एक सदस्य को भारत के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उसे भारत के शासन के संबंधित मामलों की संभालने का जिम्मा सौंप दिया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन भी किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। ध्यान रखिएगा, इंडिया काउंसिल कहा गया। और भारत के गवर्नर जनरल को जो है वायसराय का ओहदा दे दिया गया। आप हमेशा पढ़ते गवर्नर जनरल हुआ, पहले गवर्नर हुआ, फिर गवर्नर जनरल शुरू हो गया। क्लियर नहीं? उसके बाद जो है आगे चलने के बाद में आप देखते हैं कि वायसराय हो गया। बस रटते जा रहे हैं। कभी सोचे कैसे, क्यों हुआ ये सब, कहां से ये जो पोस्ट मिली, ये सारी की सारी यहीं से मिली है। अब आपको जिंदगी भर रटने की जरूरत नहीं लुसेंट की, क्योंकि आपके दिमाग में हम फिट कर चुके हैं सारी बातें। अब इस प्रकार क्या हुआ, उसे इंग्लैंड के राजा रानी की निजी प्रतिनिधित्व को घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत की शासन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। अब क्या होता है, 1857 की क्रांति के बाद कुछ नीतियां बदलना शुरू हो जाती है। सबसे पहली नीतियां जो बदलती है वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक निजी कंपनी थी। अब यहां पर थोड़ा सा कंपनी के बारे में चर्चा कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। कंपनी का मतलब समझ में आ रहा है, ये अंग्रेज नहीं थे, ये थे कौन? जैसे मान लीजिए कि यहां पे टाटा कंपनी है,
इंडिया की कंपनी है टाटा, ये तो सब कोई जानते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। रिलायंस में कंफ्यूजन है, दोनों में से जिसको भी मान लीजिए। ये कंपनी क्या की, हम इसको भेज दिए कहां पे, तो दक्षिण अफ्रीका में भेज दिया सपोज कीजिए, या सपोज कीजिए ऑस्ट्रेलिया में भेज दिए। ऑस्ट्रेलिया चली गई, अब वहां पे जो जाके अपना ये काम, अपना कारोबार, अपना बिजनेस शुरू करती है और धीरे धीरे परिवेश के अनुसार से धीरे धीरे पूरा ऑस्ट्रेलिया पर दबदबा बनाना शुरू कर देती है। एक तरीके से एक छत राज करना शुरू कर देती है और अपने तरीके से हैंडल करना शुरू कर देती है। और सरकार किसकी है इंडिया में, भारत सरकार की है। तो अब इन्हें लग गया कि इनसे संभल नहीं रहा है, तो क्या किए कि एक काम करो, तुम चले आओ, बहुत हुआ तमाशा तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया में, आओ अंदर अंदर आओ, तुम अपने घर में रहो। अब जो है पूरी की पूरी जो है ऑस्ट्रेलिया को चलाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर चली गई, भारत सरकार पे। वहां देख रेख करने के लिए, वहां की व्यवस्था बदलने के लिए पूरा जिम्मेदारी अब कौन करेगी, भारत सरकार। इससे पहले कौन कर रही थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज कर रही थी, इंडस्ट्रीज को बाहर बुला लिया गया। सेम कहानी यहां पे कंपनी की होती है। अब सीधे क्राउन के हाथ में चल गई, महारानी के हाथ में चली गई। यहां जाने के बाद सबसे पहले जो है, पहले गवर्नर जनरल लगाया जाता तो उसको हटा दिया गया। हटाने के बाद वहां पे वायसराय रख दिया गया और ये वायसराय सबसे पहली उपाधि किसको मिली है, तो केनिंग को मिली है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ में जो है इंडिया काउंसिल का गठन कर दिया गया, जिसमें क्या सलाह देने के लिए कि भारत में जो है एक परिषद का गठन कर दिया गया था, जिसमें सलाह दे सके क्या अच्छा है क्या बुरा है भारतीयों लोगों के लिए। वो सारी की सारी जो है जिम्मेदारियां जो है इंडियन काउंसिल को दे दिया गया था। अंग्रेज अफसर भारत की शासन की जिम्मेदारी सीधे अब अपने हाथों में ले लिए थे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे आपको पढ़ने में मजा आए, क्योंकि स्क्रीन पे नहीं आता। हाँ, दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, देश के सभी शासकों पर भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया। अब कभी भी किसी भी तरीके से आपका जो अपना भूमि है उस पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशज, यहां तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। पहले जो है दत्तक पुत्रों को छूट नहीं दिया गया था। इसी दत्तक पुत्र को छूट नहीं देने के कारण जो हुई खूब लड़ी मैदानी, हो तो झांसी वाली रानी थी। रानी झांसी की रानी आ गई थी 1857 की क्रांति में और अंग्रेजों की वाट लगा कर रख दी थी। अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हम गए, अब अलविदा हुए या फिर मौत से हाथ धो लिए। लेकिन यही वजह थी, अब क्या हो गया, दत्तक पुत्र को जो है पूरी तरीके से छूट मिल गया, कब्जा मिल गया जमीन पे, भूक्षेत्र पे। तो जो भी नीचे तबके के किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, इन सबको या फिर सैनिक हैं, इन सबको अपना क्षेत्र मिलना शुरू हो गया। दत्तक पुत्र यानी जो भी राजा है, अगर उनका कोई पुत्र नहीं होता, सिर्फ पुत्रियां होती, तो अपना जो है कोई दत्तक पुत्र लेके वो आगे उसको राजा बना सकते हैं। इसके साथ में वे जो है ब्रिटेन के रानी को अपना आधिपत्य स्वीकार करें और इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन जो है शासन चलाने की छूट दी गई। उसके बाद आप लोग को यह कहा गया कि जो आप लोग जो है आधिपत्य स्वीकार कर दीजिए, रानी का जो अपना आधिपत्य उसे स्वीकार कर दीजिए कि हमारे मालिक यही हैं, ये स्वीकार कीजिए, तब आपको ऐसा होगा। तीसरा जो पॉइंट था, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया। अब जो है जो गलतियां कर रहे थे कि सेना में जो भारतीय सिपाहियों की संख्या बहुत थी, अब इसको कम कर दिया जाए और भारतीय सेनाओं की संख्या को बढ़ा दिया जाए। अवध, बिहार और मध्य भारत में, ध्यान रखिएगा, अवध, बिहार और मध्य भारत, थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। अवध कहां पे है, तो यहां पे उत्तर प्रदेश के जगह पे क्षेत्र में है, अवध हो गया। बिहार उसी के बगल में है। अब मध्य भारत मतलब क्या, बीच का क्षेत्र जो है ये वाला क्षेत्र में यहां पे। और दक्षिण भारत के सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिख और पठानों को ज्यादा सिपाही भर्ती की। मतलब क्या है, अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों को भर्ती करने पे अब नहीं लिया जाएगा। अब इनकी जगह पे किसको लिया जाएगा, गोरखा को लिया जाएगा, सिखों को लिया जाएगा, पठानों को ज्यादा से ज्यादा सिपाही भर्ती में किए जाएंगे। एकदम ध्यान से सुनिएगा, मेंस में यही सब चाहता है आपसे आयोग लिखना, और ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहता है। अफसोस है आप दे नहीं पाते हैं, आप सोचते हैं नोट्स से कर लेंगे। अरे नोट्स कहां से होगा, जो ये काम करेगा वो नोट्स करेगा कभी जिंदगी में काम। चलिए नेक्स्ट आते हैं। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पे जब्त की गई। उन्हें संदेश और शत्रुता की भावना से देखे जाने लगा और अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्हीं ने ही खड़ा किया था और मुसलमानों को पूरी तरीके से जो है एक तरीके से जो है कहीं कहीं संदेश की निगाहों से देखने लगा था। और फिर इनको जो है पूरी तरीके से इनकी संपत्ति को जो है जब्त करने की कोशिश की। आज अगर देख लिया जाए तो मैं किसी भी धर्म या जाति या पोलिटिक्स के विरुद्ध नहीं बोलते, आज भी कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ यही होता है, क्योंकि यहां पे कोई और नहीं करता बल्कि नेता करते हैं। सिर्फ नेता जिम्मेदार है, सिर्फ नेता जिम्मेदार है, भारतीय नहीं जिम्मेदार है। सिर्फ ये जो नेता दो कौड़ी के हैं, ये सारे के सारे दिमाग में ऐसा होता है कि किसी भी तरीके से इन लोगों को दबा के रखो, इन लोगों को बदनाम करके रखो, जिससे कि आसानी से राजनीति की रोटियां सेकी जाए और 5 साल का एसी में मजा लूटा जाए। और वही तो हो रहा है। और हम सब आपस में लड़ते हैं, मजा कौन लेके जाता है, ये अनपढ़ गवार जाहिल नेता। चलिए आते हैं आगे।
अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों को धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करेंगे। अंग्रेजों ने यह फैसला कर दिया कि अब आपके धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का हम फैसला करेंगे, क्योंकि इन्होंने देख लिया था कि जिस तरीके से सती प्रथा का बंद करना और विधवा पुनर्विवाह के लिए कानून लाना इनके लिए महंगा पड़ गया था। अब जो है किसी भी तरीके इनकी सामाजिक रीति रिवाज पे सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने और जमीन पर उनके अधिकारों का स्वामित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। मतलब क्या, जो भूस्वामी हैं, जो भूमि के मालिक हैं, जमींदार हैं, इनकी रक्षा के लिए जो है एक नई नीतियां बनाई जाएगी। और इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण जो होता है शुरू हो जाता है। चलिए ये सब आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, आपको पीडीएफ दे देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं परम शांति के एक स्वर्गिक साम्राज्य की खातिर। जब 1857 की क्रांति भारत में विद्रोह फैली, उसी भागों में एक विशाल जन विद्रोह पैदा 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य होंग जिकुआंग के नेतृत्व में हजारों मेहनत काशी गरीब लोग जो है परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना की और लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह में ताइपिंग विद्रोह के नाम से जो है ये जाना जाता है। होंग जिकुआंग धर्मांतर करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियसवादी और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोह एक ऐसा साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म का मान जो है माना जाएगा और साथ में जहां किसी के पास जो है निजी संपत्ति नहीं होगी, जहां सामाजिक वर्गों, स्त्री और पुरुष के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति आदि की गुलामी पे पाबंदी लगेगी। और चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं के ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफी मदद दी। दोस्तों, ये 1857 की क्रांति से पहले, 1857 की क्रांति और 1857 की क्रांति के बाद क्या नियम लागू हुए, इन सब के बारे में पूरे डिटेल से आपको बताए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बेहतरीन वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। समझने के लिए अगर 1857 की क्रांति को जीना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम्स और मेंस के आंसर राइटिंग को सही करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार नहीं 10 बार देखना होगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और साथ साथ में आपसे गुजारिश है, दिल से आत्मा से गुजारिश है कि प्लीज प्लीज मेरी बात को मानिए, एक बार मानिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए, उन लोगों के पास पहुंचा दीजिए जिनकी स्थिति बहुत खराब है। थैंक यू।